हेलो स्टूडेंट्स, रिकॉम्बिनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं और रिकॉम्बिनेशन का जो मैकेनिज़्म है वो हमने बिगिन किया था फर्स्ट पार्ट में। तो सेकंड पार्ट जो लोग देख रहे हैं वो पहले फर्स्ट पार्ट को फॉलो करें और उसी के कंटिन्यूएशन में आप रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात करें। रिकॉम्बिनेशन की बात हमने करी थी माइटोसिस के कॉन्टेक्स्ट में, मियोसिस के कॉन्टेक्स्ट में, और अब हम देखते हैं कि जो रीसेक्शन ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है इसमें हमें जो टेल पॉइंट है वो 3' साइट पे दिखाई देता है। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंड हमें दिखाई देता है, इसमें हमें रिपीट्स दिखाई देते हैं और जो सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में इसकी अनीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, या ये जो चेन है इसकी वूवन जो है वो ओपन होनी स्टार्ट हो जाती है। जो डायरेक्ट रिपीट्स हैं उसके बीच की सीक्वेंस हम देखते हैं। उसके बाद हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड अनीलिंग जब हो गई तो यहाँ पर हमें डिलीटेड सीक्वेंस दिखाई देने लग जाती है। किस तरह का ये मैकेनिज़्म होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रिकॉम्बिनेशन है उसका मैकेनिज़्म सेम है, चाहे मैं रेप्लिकेशन की बात करूं, चाहे मैं रिपेयर की बात करूं, इन सब में डबल स्ट्रैंड की ब्रेकिंग हमें दिखाई देती है। तो ये जो ब्रेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ब्रेक इंड्यूस्ड रेप्लिकेशन, यानी डीएनए की किसी साइट में अगर किसी भी तरह का कोई ब्रेकिंग हो जाती है, किस वजह से हो सकती है, किसी एक न्यूक्लियोटाइड के हटने की वजह से हो सकती है, किसी बॉन्ड के टूटने की वजह से होती है, तो वहाँ पर भी जो ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज़्म है वो रिकॉम्बिनेशन को अफेक्ट करने का काम करता है। रिकॉम्बिनेशन हमें मियोटिक क्रोमोसोम्स में दिखाई देता है और जब भी हमें रिकॉम्बिनेशन की स्टडी करनी होगी इस मियोटिक क्रोमोसोम्स में, हम देखेंगे इसके बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। सिनेप्सिस बनते हैं यानी दो क्रोमोसोम्स की बाइंडिंग होती है। नीमल यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के लिए कहा गया है, और क्योंकि इसमें मल्टीपल यूनिट्स जुड़ती हैं, आप इस नीचे वाले डायग्राम्स में देख रहे हैं कि जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, ये आपको स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपको फोल्ड्स में दिखाई दे रहा है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। कब दिखाई देगा? मियोसिस की बिगिनिंग में दिखाई देगा। कौन से क्रोमोसोम्स पर दिखाई देगा? होमोलोगस कॉम्प्लेक्स पे दिखाई देगा, और जो ये फॉर्मेशन करेगा उस फॉर्मेशन को हम नाम देंगे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसकी स्टडी के लिए हम देखते हैं कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है उसका जो मास है ये होमोलॉगी की फॉर्म में एक दूसरे से सेपरेट होना बिगिन करेगा। सिंगल स्ट्रैंडेड जो हैं या सिंगल जो स्ट्रैंड्स हैं इनका सेपरेशन हुआ और उसके बाद होमोलॉगस की फॉर्म में एक सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। मियोटिक कॉम्प्लेक्सेस में ही जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ये हमें दो डायरेक्शंस में दिखाई देते हैं। नंबर 1 एक्सियल एलिमेंट्स की फॉर्म में और दूसरे लेटरल एलिमेंट्स की फॉर्म में। दोनों नाम खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो एक्सियल एलिमेंट है ये एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम के अराउंड ये हमें दिखाई देता है, और जैसे जैसे इसका कंडेंसेशन होता है वैसे वैसे सिनेप्टिक प्रोसेस या सिनेप्सिस बिगिन हो जाता है। लेटरल एलिमेंट्स में ये कब दिखाई देता है? ये जो स्ट्रक्चर है ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के टाइम पर सिस्टर क्रोमैटिड के कंडेंसेशन की एक्सियल पोजीशन पर दिखाई देता है। तो एक सेंट्रल एक्सिस में होता है और दूसरा लेटरल पोजीशन पर हमें देखने को मिलता है। जब रिकॉम्बिनेशन होना बिगिन हो जाता है आइदर एक्सियल पोजीशन पे या उसकी लेटरल पोजीशन पर, तो जो सेंट्रल एलिमेंट है ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मिडिल में है, यहाँ पर जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसके लेटरल जो एलिमेंट्स आएंगे वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को एक दूसरे के पैरेलल अलाइन करेंगे और इस तरह से जुड़ना शुरू करेंगे जिस तरह से जिप बंद होता है। पहले आप ओपन जिप सोचिए, सेम जिप जब एक दूसरे के नियर पोजीशन पर आती है तो वो एक स्पेसिफिक एंड पर बाइंड करना स्टार्ट कर देती है। तो जो सिनेप्सिस बनता है वो इसी तरह से जिप प्रोटीन की फॉर्म में दिखाई देता है।
दूसरा, जब इस तरह की जिपिंग होनी बिगिन हो जाती है तो हमें चीज़ दिखाई देती है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स और नोड्स। नोड्स आपको पता है नॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इट्स अ डेंस ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, बहुत सारे प्रोटीन्स वहाँ पर आकर अरेंज हो गए, तो एक डेंस ऑब्जेक्ट हमें वहाँ पे दिखाई देगा। कहाँ पर? जहाँ पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना है। और अब हमें यहाँ पे, मैंने अभी अभी आपसे कहा प्रोटीनियस नेचर का है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह के प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये होना चाहिए कि भाई यहाँ पर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस ही आकर क्यों इकट्ठे हुए हैं। देखिए, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर आकर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अब यहाँ पर जो प्रोसेस होगा उसके बाद हमें क्रॉसिंग ओवर दिखाई देगा, यानी एक क्रोमोसोम से करैक्टर दूसरे क्रोमोसोम में जाएंगे, है ना। और ये जो करैक्टर हैं ये किसी ना किसी प्रोटीन पर एनकोडेड है, तो क्रॉसिंग ओवर के लिए ये प्रोटीन यहाँ पर आकर इकट्ठी हुई है। ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन हुआ, ये कब हुआ? इट इज़ वेरी कंपल्सरी स्टेप कि ये हमेशा डबल स्ट्रैंड ब्रेक के बाद ही हमें दिखाई देगा। तो जैसे ही डबल स्ट्रैंड जो क्रोमोसोम का था वो ब्रेक हुआ, वहाँ पे इनिशिएशन होता है, बिगिनिंग होती है रिकॉम्बिनेशन की, और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसके बाद में बनता है। कई बार ये वाला बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन आता है कि पहले डबल स्ट्रैंड की ब्रेकिंग होती है या पहले सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो बहुत क्लियर इसका आंसर है कि पहले डबल स्ट्रैंड की ब्रेकिंग होती है। अगर रिकॉम्बिनेशन होना है तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। अगर किसी भी रीज़न से रिकॉम्बिनेशन नहीं होना है तो वहाँ पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कभी भी नहीं बनेगा, वहाँ पे प्रोटीन्स का एक्यूमुलेशन हमें नहीं दिखाई देगा। जो रिकॉम्बिनेशन है इसकी भी स्टडी हम 2 फेजेस में या 2 स्टेप्स में कर सकते हैं। नंबर 1 कि जीन कन्वर्जन होना है बिना क्रॉसिंग ओवर के, और इसका जो रिजल्ट है उसके बाद क्रॉसओवर होगा। सिनेप्सिस बनने की वजह से क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर होने के लिए सिनेप्सिस बनता है। वेरी क्लियर कट कि रिकॉम्बिनेशन हो गया इसका मतलब ज़रूरी नहीं है क्रॉसिंग ओवर भी हो, लेकिन क्रॉसिंग ओवर अगर होना है तो रिकॉम्बिनेशन कंपल्सरीली होगा। ये एक स्ट्रक्चर है जो कि हमें क्लैरिफाई करेगा कि किस तरह से जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है इसका फॉर्मेशन होना है डबल स्ट्रैंड ब्रेकिंग के टाइम पे। आप ये देखिए डबल जो स्ट्रैंड हैं ये ब्रेक हो रहे हैं, दोनों में हमें स्टिकी एंड्स दिखाई दे रहे हैं। एंड स्टिकी इसलिए हैं कि एक स्ट्रैंड, आप ऊपर वाला चाहे देख लीजिए चाहे नीचे वाले पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, दोनों में थोड़ी सी चेन ऐसी है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड है यही सिनेप्सिस बनाएगी, यही क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर बनाएगी, और यही फर्दर जाकर क्रॉसिंग ओवर के लिए रेस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है इसके लिए क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग होती है। ये एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर का या किसी और फैक्टर का इस पर फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो म्यूटेशन है वो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अदरवाइज़ ये एक बहुत ही इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। अगर मैं बैक्टीरियल सिस्टम में रिकॉम्बिनेशन की बात करूं तो इसमें रिकॉम्बिनेशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबल जीन होता है जिसको रैक जीन कहते हैं, और ये एक स्पेसिफिक लोकेशंस पे काम करता है, और इन लोकेशंस को हम BCD सीक्वेंस कहते हैं, और इसकी स्टडी के बेसिस पर हमने इसको काई सीक्वेंस का नाम दिया। कई लोग इसका प्रोनाउंसिएशन चाई की फॉर्म में करते हैं और मैक्सिमम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन काई की फॉर्म में करते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि एक जीन है दैट इज़ कॉल्ड एज रैक जीन, रिकॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये BCD जीन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। उसके पास मल्टीपल एंजाइम्स हैं और इन एंजाइम्स की एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस या हेलिकेज की फॉर्म में दिखाई देती है। न्यूक्लियस, अगर आप मेरा DNA रेप्लिकेशन वाला लेक्चर सुनेंगे उसमें मैं आपको इसका के बारे में डिटेल से बताऊंगी। हेलिकेज के बारे में आप बात करेंगे तो भी मैं आपको
उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए दिखाऊंगी। हेलिकेज और जो न्यूक्लियस हैं ये अपनी एक्टिविटी करते हैं। डबल हेलिक्स की ओपनिंग यहाँ पर दिखाई देती है। जो रिकॉम्बिनेशन जीन है ये बाइंड करता है डीएनए की डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस से, और उसकी भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है दैट इज कॉल्ड एज काई सीक्वेंस। ये डबल हेलिक्स को अनबाइंड करती है, नंबर 1। नंबर 2, डिग्रेड करती है 3 to 5 प्राइम वाली स्टेट को और जाके काई वाली जो साइट है वहाँ पर बाइंड कर देती है। जैसे ही काई साइट पर इसकी बाइंडिंग होती है, यहाँ पे रैक डी सब यूनिट है वो रिलीज हो जाती है, न्यूक्लियस रिलीज हो जाता है। ये देखिए, ये आपको सीक्वेंस दिखाई दे रही है, ये दोनों एंजाइम्स की बाइंडिंग आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए न्यूक्लियस और हेलिकेज किस तरह से जिपर जो पैटर्न है इसको ओपन कर रहे हैं। बीसीडी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। जैसे ही सिंगल स्ट्रैंडेड ओपनिंग होने लग जाती है, आप रिलीजिंग देखेंगे कि ये जो रैक डी है ये आपको डायग्राम में राइट हैंड साइड में रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर फर्दर मुझे रिकॉम्बिनेशन के लिए रेडी सीक्वेंस दिखाई देने लग जाती है। ये जो सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन्स हैं ये भी कैटालिटिक एंजाइम की अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। किसके लिए? सिंगल स्ट्रैंड एसिमिलेशन के लिए। बैक्टीरिया में भी जो रिकॉम्बिनेशन के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ कॉल्ड एज रैक ए, ये फॉर्म करती है एक फिलामेंट को सिंगल स्ट्रैंडेड पर। डुप्लेक्स डीएनए का फॉर्मेशन होता है, कैटालिटिक एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई देती है, और हमें ये स्ट्रक्चर यहाँ पे सेपरेशन में दिखाई देने लग जाता है। आपको डायग्राम से ये और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिनेप्सिस होने के पहले एक प्री सिनेप्टिक फाइलामेंट दिखाई देता है। सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है ये हेलिकल न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट की हेल्प से बाइंडिंग कंडीशन में दिखाई देता है। हेलिकल न्यूक्लियोप्रोटीन जो फिलामेंट्स हैं ये स्ट्रैंड ट्रांसफ़र का काम करते हैं, और इसमें वेरियस प्रोटीन्स काम में आती हैं। अभी मैंने आपको एक रैक बीसीडी प्रोटीन बताया, एक रैक ए प्रोटीन है, और इसके अलावा रेड 51 प्रोटीन भी यहाँ पर हमें वर्किंग पोजीशन में दिखाई देती हैं। इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो स्ट्रैंड्स हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है प्रोटीन कैटालाइज का, स्पेसिफिक एंजाइम्स का, जो कि सिंगल स्ट्रैंड एसिमिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। रिकॉम्बिनेशन के लिए जो सबसे एक्सेप्टेड हमारा मॉडल चलता है दैट इज़ कॉल्ड एज हॉलीडे जंक्शन। ठीक है, इसको HOLY हॉलीडे जंक्शन भी कहते हैं, इसको HOIIDAY हॉलीडे जंक्शन भी कहते हैं। तो स्पेलिंग पे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कीजिए, आप हॉलीडे की प्रोनाउंसिएशन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इसकी स्टडी जो हुई थी ये बैक्टीरियल में हुई थी और RUV कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हुई थी। ये रिकॉम्बिनेट जंक्शंस का काम करता है। इस डायग्राम को अगर अभी आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे रेप्लिकेशन याद आ रहा होगा। तो ये जो RUVA है ये पहली चीज़ जंक्शन के स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करता है, और इसी का एक और एंजाइम है RUVB जो कि हेलिकेज की तरह काम करता है, और ये ब्रांच माइग्रेशन को कैटलाइज करने में अपना रोल प्ले करता है। जो हॉलीडे जंक्शन है इसके अकॉर्डिंग RUVA, RUVB और उसके बाद जो RUVC है ये क्लीव करते हैं जंक्शन को, जिस वजह से देखिए ये डबल स्ट्रैंड है, जब तक इसमें ब्रेकेज नहीं होगी तब तक ये सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं बनाएगा, जब तक ये सिंगल स्ट्रैंड नहीं बनाएगा तब तक ये होमोलॉगी क्रोमोसोम के साथ बाइंडिंग नहीं बनाएगा, जब तक ये होमोलॉगी क्रोमोसोम के साथ बाइंडिंग नहीं बनाएगा तब तक इसमें न्यू कॉम्बिनेशन या रीकॉम्बिनेशन नहीं होगा। दैट्स वाई जो RUVC है ये क्लीव करता है जंक्शन को, जिससे रिकॉम्बिनेशन के इंटरमीडिएट्स बन सकें, रिजोल्यूशन करता है ये यूकैरियोट्स में, और बहुत सारे माइटोटिक और मियोटिक प्रोटीन्स के को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं हम, अगर यूकैरियोटिक के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें। इसमें हम कहते हैं कि जो रेप्लिकेशन है, देखिए इससे पहले आपने जो रेप्लिकेशन देखा है उसमें आपने लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड की बात करी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हॉलीडे जंक्शन में कि पैच रिकॉम्बिनेशन होता है। DNA एक हॉलीडे जंक्शन की फॉर्म में एक स्ट्रैंड की कटिंग करता है। ये देखिए आपको यहाँ पे कटिंग दिखाई दे रही है छोटे से पीस की,
ठीक है, चाहे आप ब्लू वाले स्ट्रैंड पे कॉन्सेंट्रेट कर लें और फिर उसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नेक्स्ट स्ट्रैंड आपको दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये एक्सचेंज स्ट्रैंड की कटिंग में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके से? ये जो डुप्लेक्स बनता है ये अनचेंज्ड कंडीशन में रहता है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक डीएनए जो सीक्वेंस है एक स्ट्रैंड की निकलती है और अपने होमोलॉगी कॉम्प्लेक्स पे आ जाती है। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि पूरा की पूरा क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेट हो जाएगा। इसका मतलब है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर मैटरनल क्रोमोसोम से निकलकर मैटरनल क्रोमोसोम से निकलता है तो वो मेल चाइल्ड में चला जाता है, और पैटर्नल क्रोमोसोम से निकलता है तो वो फीमेल चाइल्ड में चला जाता है। इसमें हमको स्प्लाइस रिकॉम्बिनेशन साइट दिखाई देती है। इसमें जो डीएनए है इसका जो रिज़ल्ट है उसमें जो जंक्शन बनता है उसको हम हॉलिडे जंक्शन कहते हैं। और एक हमने बात करी थी पैच की कि एक डीएनए से हमने पैच लिया, दूसरे में उसको सेट कर लिया, और कई बार ये होता है कि पैच चेंज नहीं होता है। जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं इनका एक्सचेंज पॉइंट जो है ये एक क्रोमोसोम में दिखाई देता है, और जो एक्सचेंज क्रोमोसोम है वो उसके होमोलॉगी कॉम्प्लेक्स में हमें देखने को मिलता है। होमोलॉगी रिकॉम्बिनेशन, अगर मैं यूकैरियोटिक जीन में बात करूं तो यहाँ पे मेरे को एमआरएक्स जो कॉम्प्लेक्स है ये दिखाई देता है। इसको एक्सो 1 पोजीशन पर हम स्टडी कर सकते हैं जो कि केवल एक्सोजीनस इफेक्ट दिखाता है। SGS1 के नाम से हम या DNA2 के नाम से हम इसकी ईस्ट में स्टडी करते हैं। MRN कॉम्प्लेक्स के नाम से हम इसकी, और BLM कॉम्प्लेक्स के नाम से हम इसकी मेमेलियन सेल में बात करते हैं। देखिए DNA के स्पेसिफिक सेगमेंट को हम नाम दे देते हैं A, B, C, D एंड सो ऑन। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने इसका नाम दिया है B, L और M। ये जीन के नाम हैं जिन सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं, और ये वो वाले जीन हैं जो कि एक दूसरे को रिसेक्ट करते हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेकिंग के टाइम पे। एक और प्रोटीन की हम यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज RED51, जो कि रिकॉम्बिनेज की तरह काम करता है, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम है। ये बाइंड होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर, और ये यहाँ पर अटैचमेंट करता है मीडिएटर प्रोटीन्स का, जो कि एक प्रोटीनियस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एक इनहिबिटरी इफेक्ट जो है उससे क्रोमोसोम को ओवरकम करके लाता है, और आरपीए इफेक्ट इसका यहाँ पर शो करने का काम करता है। जो यूकैरियोटिक जीन है, मैंने अभी आपको BLM की बात बताई, उसके अलावा बहुत सारे यूकैरियोटिक जीन्स हैं जो कि होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो स्टडी हमें करनी है वो स्ट्रैंड इन्वेजन की फॉर्म में हमें दिखाई देगी। इसमें हम RED54 की बात करते हैं, RDH54 की बात करते हैं। ये मेमेलियन सेल में भी स्टडी किए जा सकते हैं, ईस्ट सेल में भी। आपको बता दूं ईस्ट और मेमेलियन दोनों एक यूकैरियोटिक सेल हैं। ईस्ट में हम इसको RED54 के अलावा SGS1, MUS81, MMS4, और ह्यूमन में हमने इसको नाम दिया MUS81, EME1 और BLM। ये सब, ये देखिए आपको जो मिडिल जो डायग्राम है इसमें आपको एक क्रॉस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये एक जंक्शन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज हॉलिडे जंक्शन। साइंटिस्ट के नाम पर हमने इसका नाम रखा है। जब मैं स्पेशल रिकॉम्बिनेशन की बात करती हूँ तो अब ये स्पेसिफिक साइट पे फंक्शन करने का काम करेगा। कौन कौन से होते हैं स्पेशलाइज्ड रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन? इसमें हमें एक साइट्स दिखाई देती हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम में ही दिखाई देती हैं। इसमें एक एंजाइम काम में आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेज, जिनकी स्टडी हमने जो हमारी सेल जिसकी स्टडी हमने सेल कल्चर वाली प्लेट्स में की हुई हैं। ये बड़ी साइट स्पेसिफिक होती है, और यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी एंजाइम काम करते हैं ये कैटलेज एक्टिविटी यहाँ पर शो करते हैं। एक एग्जांपल और रिकॉम्बिनेज। इसके अलावा जो फेग लैम्बडा है, फेग लैम्बडा का आपने नाम सुना होगा, एक बैक्टीरियोफेज है। ये भी इंटीग्रेट्स करता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम से रिकॉम्बिनेशन की साइट पर, और ATT साइट पर
ये नाम बता रहा है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो कि ATT न्यूक्लियोटाइड्स पे जाकर बाइंड करता है, और एस्चीरिया कोलाई में हम इस लैम्ब्डा की बाइंडिंग देख सकते हैं। जो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, इसकी कई साइट्स हैं। नंबर 1 कोर साइट, ये वो वाला सेगमेंट है DNA का जो कि कॉमन है अटैचमेंट साइट के लिए, चाहे ये फेग लैम्ब्डा में मैं बात करूं, चाहे बैक्टीरियल जीनोम की बात करूं, तो जो एरिया दोनों में कॉमन है, वायरस में भी और बैक्टीरिया में भी, दैट इज कॉल्ड एज कोर सीक्वेंस यानी कंपलसरी सीक्वेंस। ठीक है, ये वो लोकेशन है रिकॉम्बिनेशन की जहां पर बाइंडिंग ऑफ DNA मुझे देखने को मिलेगी। फेग क्या करेगा? एक्साइज्ड दिखाई देगा क्रोमोसोम्स के साथ, रिकॉम्बिनेशन करेगा और फेग से पहले प्रोफेग बनाने का काम बिगिन कर देगा। जो फेग लैम्ब्डा है, इसके कुछ कोडोन्स सीक्वेंस दिखाई देती हैं, जैसे मैंने BLM की बात करी, उसी तरह यहाँ पे मैं INT कोड की बात करूँगी, और ये इंटीग्रेस करता है कैटालिटिक रिएक्शन को और इंटीग्रेशन रिएक्शन की साइट पर दिखाई देता है। रिकॉम्बिनेशन स्पेसिफिक साइट पे होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है। तो ये जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन है, इसमें पहले मैंने स्टडी करी थी ब्रेकेज की, दूसरी चीज़ मैंने बात करी थी इसकी रीयूनियन की। तो जो क्लीवेज है इसके लिए स्पेसिफिक साइट कंपलसरी है, इसमें 7 बेस पेयर्स होने चाहिए, इसमें ATT सीक्वेंस की B पोजीशन की मैं बात करती हूँ और ATT सीक्वेंस P की मैं बात करती हूँ कि जहाँ पर पहले ब्रेकिंग हुई और उसके बाद क्रिस क्रॉस का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है रिकॉम्बिनेशन जो कि टोपो आइसोमरेज एक्टिविटी को शो करता है। टोपो आइसोमरेज क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। टोपो आइसोमरेज अनीलिंग साइट पे सीलिंग में पार्टिसिपेट करता है, निकिंग में पार्टिसिपेट करता है। सेम फंक्शन टोपो आइसोमरेज यहाँ करेगा। तो जो रिएक्शन है ये कंजर्व करेगी एनर्जी को, क्योंकि इसमें जो कैटालिटिक टायरोसिन एंजाइम है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की कटिंग करेगा, एज वेल एज ये ब्रोकन 3' एंड को बाइंड करने का काम करेगा। टोपो आइसोमरेज एक्टिविटी की मैं बात कर रही थी। 2 एंजाइम यूनिट्स हैं जो कि हर एक रिकॉम्बिनेशन साइट पे हमें दिखाई देगी, डाइमर का फॉर्मेशन करेगी, सिनेप्सिस बनने यहाँ पे बिगिन होंगे, थोड़ी देर में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनने लगेंगे और यहाँ पर मुझे जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसकी ट्रांसफ़र रिएक्शन देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं इसकी और लोअर कॉर्डेट्स में, स्पेसिफिकली बैक्टीरियोफेग की बात कर रही हूँ जो कि बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन करता है। बैक्टीरियोफेग खुद एक वायरस है, तो ये अपना लैम्ब्डा इंटीग्रेशन जो पोजीशन है ये लेता है और ये होस्ट की प्रोटीन IHF पर अपनी रिएक्शन दिखाता है। यहाँ पे पहले ये एक्जीशन करता है एक, और एक्जीशन के बाद ये यहाँ पर बाइंडिंग करता है एक सेकंड सीक्वेंस से और अपना सेकंड सब्सटेंस बनाने के लिए अपना रोल प्ले करता है। बैक्टीरियोफेज की वायरस की बात कर ली, बैक्टीरिया की एस्चेरिया कोलाई की बात कर ली। फिर से ईस्ट पर आ जाते हैं। इस पे एक स्पेसिफिक स्विच है, ये जब रिकॉम्बिनेशन होना है तब तो ये एक्टिव लोकाई की फॉर्म में या एक्टिव लोकी की फॉर्म में दिखाई देंगे मीटिंग में। अदरवाइज ये जितने भी स्विचेस हैं ये साइलेंट फॉर्म में रहेंगे। लोकाई तो हमेशा रहता है पर वो रिकॉम्बिनेशन हर समय पर नहीं करते। तो जब 2 ईस्ट में जॉइनिंग होगी, मेटिंग होगी, तो इसके जो लोकाई हैं उसकी हम स्टडी करेंगे। MAT फॉर्म में मेटिंग टाइप कैस्केड का फॉर्मेशन करता है। इसकी 2 फॉर्म्स हमें दिखाई देती हैं, MAT अल्फ़ा और MAT बीटा। जो MAT अल्फ़ा है इसको MAT A भी कहते हैं, ये इसका जीनोटिपिक पैटर्न है। इसको हम एक अलील से दिखाते हैं HO, जो कि इसका स्विच ऑन और ऑफ का काम करता है। और मेटिंग के बाद ये 10⁻⁻⁶ यानी लगभग
1 से 10 लाख जब ईस्ट पॉइंट्स की मेटिंग होती है तब किसी एक में रिकॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। जब ये अलील एक्टिव होता है तब ये एक्टिव कैस्केड का फॉर्मेशन करता है, अदरवाइज ये साइलेंट कैस्केड की फॉर्म में HML अल्फ़ा और HMR अल्फ़ा की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ये इसकी साइलेंट और एक्टिव दोनों लोकाएं हमें देखने को मिलती है R की फॉर्म में और T की फॉर्म में, कब एक्टिव है और कब ये साइलेंट फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है। नॉर्मली जब हमने इसकी स्टडी करी तो ये हमें यूनिडायरेक्शनल जीन की फॉर्म में या यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में दिखाई दिया और ये एक ही स्ट्रैंड की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देता है। एंडोन्यूक्लियस इसमें अपनी एक्टिविटी दिखाता है। तो जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा ये सिंथेसिस डिपेंडेंट स्ट्रैंड अनीलिंग रिएक्शन हमें शो करने वाला होता है। जो एंटीजेनिक वेरिएशन है ट्रिपनोसोमा का, उसमें हमें होमोलोगस टाइप की रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलती हैं। रिकॉम्बिनेशन के जितने भी पाथवेज हमें दिखाई देंगे ये हमें एक्सपेरिमेंटल सिस्टम में दिखाई देंगे। और जब मैं माइटोटिक होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पे मुझे टारगेटेड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करनी है। कौन सी टारगेट की बात करते हैं? मैं यहाँ पे या तो क्री और लॉक्स पोजीशन पर स्टडी करूँगी। अभी मैंने आपको रिकॉम्बिनेशन में बताया कि जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है एक का कटा सीक्वेंस दैट इज क्री और दूसरे का कटा हुआ सीक्वेंस जो कि उस पोजीशन पे लगेगा दैट इज लॉक्स। तो वन नेम इज क्री जीन एंड अनदर इज लॉक्स जीन, तो इसको मैंने नाम दिया क्री एंड लॉक्स जीन। और इसी तरह से मैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे बताऊंगी कि एक क्रोमोसोम्स में से जो कट हुई पोजीशन दैट इज़ FLP पोजीशन और सेकेंड होमोलॉगी पे से जो पोजीशन कट हुई दैट इज़ FRT सिस्टम। तो मैं इसको क्री लॉक्स जीन्स कहती हूँ और मैं इसको FLP FRT सिस्टम कहती हूँ, जो कि टारगेटेड रिकॉम्बिनेशन पे काम करते हैं। और क्योंकि एक स्पेसिफिक टारगेट पे इनको शूट करते हैं हम या कट करते हैं हम, तो इसको हम जीन नॉकआउट कंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं। रिकॉम्बिनेशन पाथवेज में मैंने देखा कि इसके एक्सपेरिमेंटल सिस्टम मुझे दिखाई दिए। देखिए ये आपको पहले डायग्राम में होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, दूसरे में आपको सिनाप्सिस बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो FLP FRT सिस्टम है इसका अडेप्टेशन हुआ, इसने कंस्ट्रक्शन किया रीसाइक्लेबल सेलेक्टेड मार्कर्स का, किसके लिए? जीन के डिलीशन के लिए। अब आप ये देखिए जिस तरह से एक जीन है ये स्पेसिफिक पोजीशन पर डिलीट हुआ और इस जेनेटिक डिलीशन की वजह से एक जो करैक्टर था वो मुझे जीन में दिखना कम हो गया। जो रिकॉम्बिनेज मीडिएटेड है इसके लिए मुझे एक टूल बॉक्स की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं क्री लॉक्स सिस्टम की बात करूं तो जो क्री रिकॉम्बिनेज है ये रिकम्बाइन करता है एक पेयर ऑफ टारगेट सीक्वेंस को, जिसको मैं लॉक्स पी साइट कहती हूँ। ठीक है, यानी क्री साइट हमेशा कौन सी साइट से जाकर जुड़ेगी? लॉक साइट पे। ये डिपेंड किस पे करती है? एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, उस लोकेशन की ओरिएंटेशन पे और उसकी लॉक्स पोजीशन पे। क्री रिकॉम्बिनेज हमेशा डिलीजन को, इन्वर्जन को और ट्रांसलोकेशन को स्पेसिफिक लोकाई पर बाइंड करने का काम करती हैं। दूसरा, ये बहुत वाइडली यूज साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेज सिस्टम है जीनोम मैनिपुलेशन के लिए, जिसकी हमने मैक्सिमम स्टडी माइस में करी है। ठीक है, और जब मैं इसको कंपेयर करती हूँ FLP FRT पे, तो जो FLP है ये क्री है और जो FRT है ये लॉक्स है। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक एरिया है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक और नाम देती हूँ जिस पे कई बार क्वेश्चन नहीं आता, क्री लॉक्स पे ज़्यादा आता है, FLP FRT पे ज़्यादा आता है। इसी के जैसा है, क्री का एनालॉगी ड्री और लॉक्स का एनालॉगी रॉक्स। ये जो
क्री रिकॉम्बिनेज है, ये रिकम्बाइन करता है। आपको ये पोजीशन दिखाई दे रही है लॉक्स पी साइट पर, ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पे डिपेंड करती है, ओरिएंट करती है इसको लॉक्स पोजीशन पर। देखिए किस तरह से क्री और लॉक्स को नज़दीक आने के लिए क्रोमोसोम ने कौन सी रिएक्शन दिखाई है। क्री और लॉक्स नज़दीक आएंगे, चाहे उसके लिए डिलीशन हो, ए में आपको दिखाई दे रहा है एक्जीशन, इन्वर्जन हो, आप देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस है ये इन्वर्ट हो रही है लेकिन एक दूसरे के नज़दीक आ रही है, और तीसरी चीज़ ट्रांसलोकेशन हो रहा है। तीसरे डायग्राम में आपको ट्रांसलोकेशन दिखाई दे रहा है। फाइनली होना क्या है, क्री जीन को लॉक्स जीन के पास आना है। क्री जीन होमोलॉगी के एक स्टेम पर है और लॉक्स जीन होमोलॉगी के दूसरे स्ट्रैंड पर हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए जो क्री लॉक्स सिस्टम है ये ट्रांसजीन की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। क्री जो रिकॉम्बिनेशन है ये स्टॉप सीक्वेंस को यहाँ से रिमूव कर देता है। ट्रांसजीन एक्सप्रेस हो जाते हैं तभी जबकि क्री पोजीशन एक्टिव पोजीशन में हमें दिखाई देती है। अगर मैं इसकी स्टडी ट्रांसजीन की फॉर्म में करूं तो क्री रिकॉम्बिनेज रिमूव कर देते हैं स्टॉप सीक्वेंस को और एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं एक स्पेसिफिक पोजीशन पर, ठीक है। और इसकी टर्न ऑफ होने की वजह से जो पूरा क्री लॉक सिस्टम है ये पर्टिकुलर पोजीशन पर आकर नॉकआउट करता है। ये एक पर्टिकुलर पहले जीन पर इफेक्ट करता है, सेल पर इफेक्ट करता है, ओवरऑल टिश्यू पर इफेक्ट करता है, उस टिश्यू की वजह से ऑर्गन पर इफेक्ट करता है और फाइनली एनिमल पर इसका अफेक्शन मुझे देखने को मिलता है। तो ये एक मैं पर्टिकुलर टिश्यू की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर ऑर्गन की बात कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ लिवर की एक्टिविटी पर जो कि ट्रांसजीन की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। क्री की जगह अब उस पोजीशन पर जो लिंकिंग है वो लॉक्स से हो गई है। एज अ रिज़ल्ट जो डिज़ीज़ मुझे दिखाई दे रही थी वो यहाँ पर दिखनी बंद हो जाती है। तो जो टैमोक्सिफेन इंड्यूसिबल क्री एलील्स है, एक पर्टिकुलर इसमें हार्मोन्स की इंड्यूसिबिलिटी मेरे को देखने को मिलती है। फ्यूज़न दिखाई देता है जो कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन्स की फॉर्म में होता है। ये लिगेंड बाइंडिंग का काम करता है और इस लिगेंड में एंजाइम अपना रोल प्ले करता है। इनको इंड्यूस करने में RU486 प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है, एज वेल एज TMP इंड्यूसिबल क्री एलील भी यहाँ पर अपनी एक्टिविटी दिखाता है। ये जो TMP है इसकी पोजीशन मुझे दिखाई देगी मैक्सिमम टाइम पे ट्राइमथियोप्रिम प्रोटीन की फॉर्म में। अब ये जो रिकॉम्बिनेशन है, इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन होगा क्री की फॉर्म में, FLP की फॉर्म में या ड्री की फॉर्म में। ये एक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके साथ कंबाइन करेंगे, रिकॉम्बिनेज को उस पर बाइंड करेंगे, यहाँ पे एक जीन मैनिपुलेशन होगा और पर्टिकुलर सेल की पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रो कर जाएगी। और इस पोजीशन पर हम ये देखते हैं कि अगर क्री और लॉक्स दोनों एक्टिवेट हो गए हैं या FLP और FRT दोनों एक्टिवेट हो गए हैं तो यहाँ पे हमें एक न्यू रिकॉम्बिनेशन देखने को। थैंक यू।